सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया है, एकदम मस्त, झकास। तो बच्चों, क्लास 9th का सफर हुआ समाप्त। एंड क्लास 9th में आपको कुछ चीजें ऐसी हुई होगी कि आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, और बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी क्लास को स्किप भी कर दिया किसी रीजन से, या क्लास नहीं कर पाए कुछ ऐसे रीजन से। ठीक है, तो इन सारी बातों को एकदम बिल्कुल साइड में कर दीजिए एंड एकदम नई एनर्जी, एकदम नए जोश के साथ वेलकम टू क्लास 10th। एंड क्लास 10th में हम लोग एकदम नई एनर्जी, नए ऊर्जा और नए जोश के साथ हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। प्रयास आपका रहेगा और कोशिश हमारी रहेगी। दोनों लोग मिलकर आइए क्लास 10th की इस जर्नी को एकदम खूबसूरत बनाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, क्लास 10th में फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आपका है बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी है। साइड बुक के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे खूब डिटेल्स में, खूब अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको जो भी समझाऊंगा सिर्फ अपनी लैंग्वेज बताऊंगा आपको समझने के लिए। कुछ चीजें ऐसी होगी जो 12th लेवल से होगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से बस समझा देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों। एक्चुअली मैं बताऊं आपको ना, फिजिक्स में एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। फिजिक्स में एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम है। और बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, STATI, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एंड दूसरा आपका जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, DYNAMICS, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यह दो वर्ड से मिलके बना है। पहला इलेक्ट्रो एंड दूसरा आपका है स्टैटिक्स। बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। ठीक है, चार्जेस। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों एट रेस्ट। क्या होता है? एट रेस्ट। यानी बच्चों, जब किसी मटेरियल्स के अंदर चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? रेस्ट फॉर्म में होते हैं। और जब रेस्ट चार्ज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, देन फिजिक्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उस ब्रांच का नाम होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड जब आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दूसरी वाला पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और दूसरा डायनेमिक्स। बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस, और डायनेमिक्स का मतलब बच्चों होता है इन मोशन, इन मोशन। यानी बच्चों, जब किसी मटेरियल के अंदर चार्ज किस फॉर्म में हो? मोशन फॉर्म में होते हैं, देन फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उस पार्ट या उस ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बहुत सारी किताबें बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू 0 है, और यहां पे जो चार्ज की वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू 0 है? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज की वेलोसिटी होती है वो 0 के इक्वल होती है, एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो चार्ज की जो वेलोसिटी होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। इसीलिए तो मूव कर रहा है, और यहां मूव नहीं कर रहा है, यहां रेस्ट में है। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल जो होगा यहाँ पे हम लोग जो है हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत कम डिस्कस किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको क्लास 12th में जाकर के पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिलहाल थोड़े थोड़े दोनों का मजा लेते हैं यहाँ पे, एंड हम लोग यहाँ पे क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स किसे कहते हैं।
जब आपका चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएंगे, एंड जब हम चार्ज को मोशन, जब चार्ज मोशन कर रहा होगा देन जो फिनोमेना हमारे सामने आएगी, जो रिजल्ट आएगा, जब उसके बारे में स्टडी करेंगे, जब चार्ज मोशन कर रहा है जब उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट्स कॉपी पे निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे आप इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यह जो है ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the study of charges। बच्चों जब आप चार्जेस के बारे में जब आप स्टडी करते हैं देन फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम हो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, देन फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं अगर आपको अपनी लैंग्वेज बताऊं, समझाना चाहूं इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे। देखो बच्चों ये जो करंट बन रहा है ना, वायर में जो करंट बनता है ना, वो क्यों बनता है? क्योंकि जो आप वायर लेते हो उसको हम कहते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर किसे कहते हैं, आपके पास से भी डाउट आएगा, कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक मोटे लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं। क्योंकि भैया जो मटेरियल आप लोगे, आपने क्लास 9 में पढ़ा है ना कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, पढ़ा है ना। आप जितने भी आप चीजें देख रहे हो अपने आसपास, कोई भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो एटम से मिलकर बना है। अब एटम के अंदर आपने पढ़ा था यहाँ पे कि हाँ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल या ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो डेफिनेटली एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज फ्लो करते हैं। अब आपके पास ये भी डाउट होना चाहिए यहाँ पे कि सर आखिर ऐसा क्या होता है कि जब हम चार्ज को, मतलब किसी भी कंडक्टर को, जो कंडक्टर हम लेते हैं, जो वायर होता है, उस वायर को जैसे ही हम प्लग में खोसते हैं देन उसको हम टच करते हैं तो हमें करंट मारता है। बट उसी वायर को हम कट करके, मान लो ये वायर हमने कट कर लिया, अब उसको हम टच करते हैं, वो चाहे वायर को हम लोग इसे वो जो ऊपर इंसुलेटिंग जो प्लास्टिक का होता है उसको निकाल दें, एंड जो कॉपर या एल्यूमिनियम का जो चीज हमें दिखाई देता है उसको हम टच करेंगे, देन वो करंट नहीं मारता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जब प्लग में खोस देते हैं तो हमें करंट मारने लगता है? तो उसके पीछे का रीजन वही है यहाँ पे कि जब उस प्लग में खोसते हैं तो उसके अंदर जितने भी चार्ज होते हैं वो सब फ्लो करने लगते हैं, और जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है, यानी करंट बनने लगता है, ठीक है। आइए इस फिनोमेना को समझाते हैं। सबसे पहले आप कंडक्टर और इंसुलेटर समझ लीजिए, यानी हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले आप कंडक्टर किसे कहेंगे, ठीक है। कंडक्टर, बच्चों कंडक्टर किसे कहेंगे यहाँ पे? इफ charge is moving in any material, अगर किसी मटेरियल के अंदर चार्ज मूव कर रहा है देन उस मटेरियल को आप बोलोगे कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हो जाएगा कॉपर। आपने कॉपर देखा है, कॉपर जो वायर होता है, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है फ्लो करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उतरती है, करंट मारता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप ले लीजिए एल्युमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। इन सब के अंदर जो होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो करंट होता है वो फ्लो करता है।
अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के अंदर करंट उतरेगा? नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? इस पीछे का भी हम लोग रीजन पढ़ेंगे क्यों नहीं उतरता है। क्योंकि सर ये भी तो मैटर है, यानी ये भी तो एटम से मिलकर बना है। जो कॉपर होता है, जो कॉपर है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब भी तो हमारे मैटर है, ये भी मैटर है। तो इसको जब हम इसके अंदर आखिर ऐसा क्या होता है कि हमें करंट मारता है, इसके अंदर करंट नहीं मारता है? और इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे अगर सर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो ये करंट बन रहा है, तो इसके अंदर भी तो सर चार्ज है, वो चार्ज क्यों नहीं फ्लो कर रहे हैं? पढ़ेंगे रीजन अच्छे से हम लोग यहाँ पे। तो फिलहाल ये कंडक्टर किसे कहेंगे आप लोग? कंडक्टर इसे कहेंगे एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज फ्लो करता है, उसे हम कहेंगे कंडक्टर। और एक ऐसा मटेरियल इंसुलेटर, INSULATOR, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहेंगे? इफ चार्ज is static, STATI, if charge is static in any material, जब किसी मटेरियल्स के अंदर चार्ज किस फॉर्म में हो? स्टैटिक। स्टैटिक्स का मतलब बच्चों एट रेस्ट, मतलब रेस्ट में है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। यानी जब किसी मटेरियल के अंदर चार्ज मूव नहीं करता है तो उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज क्या करें? जब चार्ज मूव करेगा तो किसी मटेरियल के अंदर, तो उस मटेरियल को बोलेंगे कंडक्टर। और एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर चार्ज स्टैटिक यानी रुका हुआ है, देन उस मटेरियल को हम बोलेंगे इंसुलेटर। तो आइए हम सबसे पहले हम किसी भी करंट बनने के लिए, किसी भी मटेरियल में करंट बनने के लिए हमें चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब चार्ज कहाँ फ्लो करता है? जैसे पानी को फ्लो करने के लिए या तो नाली की या पाइप की आवश्यकता पड़ती है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से चार्ज को भी फ्लो करने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ती है हमको? यहाँ पे एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, अभी मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा मेन जो है कंडक्टर के सहारे ही हमारा जो चार्ज है वो फ्लो करता है। तो आइए सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, मैं ये सारी चीजें मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास होता क्या है? मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, किसका है? कॉपर का। मान लीजिए आप किसका है? कॉपर का। अब इस कॉपर, मान लीजिए जो कॉपर का कंडक्टर आपने लिया है, तो कॉपर के छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा ये। और उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस और नो? होगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स? अब क्या होगा यहाँ पे? अब मान लीजिए अभी आप इसको टच करेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा। अब कोई वायर को जो है कट कर लीजिए और वायर को कट करने के बाद इसको टच करिए, करंट मारेगा क्या? नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट उसी वायर को आप प्लग में खोस के फिर टच करके देखिए, आपको करंट मारेगा। क्यों मारता है? ऐसा क्या होता है? क्योंकि अब जो उस वायर के अंदर जो चार्ज थे वो फ्लो करने लगे, जिसकी वजह से वहां पे करंट बनने लगा, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अभी क्या है? ये इसको टच करेंगे तो ये करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इसके अंदर चार्ज जो है फ्लो नहीं कर रहे हैं। फ्लो करते, देखिए मैं अगर 12th लेवल पे आप जाएंगे तो कहानी कुछ और होती है। 12th लेवल पे ये कहता है यहाँ पे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होते हैं वो फ्लो करते हैं, बट वो रैंडमली मूव करते हैं। और रैंडमली मूव करने यानी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई मतलब रैंडमली मूव कर रहा है, और उनकी नेट एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। 12th की कहानी हम लोग साइड में करते हैं यहाँ पे। फिलहाल आप अपनी लैंग्वेज समझिए ना, ये चार्ज फ्लो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम टच करेंगे तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है। क्यों नहीं फ्लो कर रहे भैया? क्योंकि यहाँ का जो लेवल है, यहाँ का जो लेवल है, दोनों का लेवल क्या है? इक्वल। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास एक टंकी ए है, ये आपके पास टंकी ए है, और ये आपके पास टंकी बी है। ये आपके पास टंकी क्या है? बी है। ये भी 500 लीटर की है और ये भी जो है 500 लीटर की, 500 लीटर। दिस इज आल्सो 500 लीटर। ये टंकी ए है, ये टंकी बी है। दोनों में इक्वल लेवल का पानी भरा गया, दोनों में इक्वल लेवल का पानी भरा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों टंकी को छेद करके एक पाइप कनेक्ट कर दूं, तो अगर और आपसे मैं पूछूं क्या टंकी ए का पानी टंकी बी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या टंकी बी का पानी टंकी ए में आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों का लेवल क्या है? सेम है। ठीक उसी प्रकार से ये चार्ज यहां से यहां फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों चार्जेस का जो लेवल है वो क्या है? सेम है।
मैं आपके लेवल बता रहा हूँ चीजें, ठीक है, 12th लेवल पे नहीं है। तो अभी आप समझो ऐसे कि चार्ज यहां से यहां फ्लो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल क्या है, हमारा सेम है यहाँ पे। अब मैं बोलूं यहाँ पे टंकी ए का पानी टंकी बी में फ्लो कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक का लेवल हाई करना पड़ेगा, एक का लेवल लो करना पड़ेगा। अभी मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे कि अब मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक का लेवल कम कर दिया, एक का लेवल कम कर दिया। अब आपसे मैं पूछूं क्या टंकी ए का पानी टंकी बी में जाएगा, तो आप बोलोगे यस सर ऑफ कोर्स जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि दोनों का लेवल में क्या है, डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस के कारण आपका टंकी ए का पानी टंकी बी में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से, यानी जिस प्रकार से आप यहाँ पे पानी को, वाटर को टंकी ए से टंकी बी में फ्लो कराने के लिए आपने जो डिफरेंस क्रिएट किया है, उसी को, यानी आपने जो यहाँ डिफरेंस क्रिएट किया इतना, उसी को बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जिस प्रकार से आपने यहाँ डिफरेंस क्रिएट किया और उसी डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से टंकी ए का पानी टंकी बी में फ्लो किया, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर मैं एक डिफरेंस क्रिएट करूं, और डिफरेंस क्रिएट करने का जो तरीका है कंडक्टर के अंदर, वो आपका है पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। क्या लगाना? पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये किस चीज का सिंबल है, तो अभी आप समझो सब कुछ चीजें एकदम आगे आएगी, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप देखो, अगर एक बड़ा और एक छोटा होगा, एक बड़ा और एक क्या होगा, ऐसे छोटा होगा, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे प्लस टर्मिनल है, इसको बोलेंगे हम निगेटिव टर्मिनल है। और बच्चों इसको जो बोलेंगे, अभी जो सिंगल ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सेल। बट यही एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे दो या दो से ज्यादा जब इलेक्ट्रिक सेल कंबाइन हो जाएंगे तो वो आपके इलेक्ट्रिक बैटरी बना लेंगे। और अभी मैं जो बनाया हूं यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक बैटरी है। क्या है? इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी, ठीक है। तो बच्चों यहां जो इलेक्ट्रिक बैटरी हमने बना दिया यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिक बैटरी जो होता है ना, वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कौन कौन से हैं। सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल्स एटसेट्रा, ठीक है। यानी आपके जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं या इलेक्ट्रिक बैटरी होता है, ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये इसको जब हम किसी कंडक्टर में ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक डिफरेंस, एक पोटेंशियल यानी एक डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है यहाँ पे। तो अभी आप जानते हो यहाँ पे कि जो माइनस होता है और जो प्लस होता है, मैं आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंडक्टर के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से वो करंट बनना स्टार्ट होता है। तो देखो जब चार्ज फ्लो करते हैं तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज आप मान के चलना यहाँ पे, ठीक है। एक और मैं आपको डिफिनेशन आपको लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ charges in any conductor, in any conductor, in any conductor is called current electricity। फिलहाल में करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब किसी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं, देन बनता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब बच्चों अब मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अब मान लो माइनस किस पे चार्ज होता है, तो बच्चों को पता चाहिए जो माइनस होता है, माइनस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और बच्चों एक बात याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन। जब आपके प्रोटॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे तो भी उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इनके बीच में आपको पता है अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो अब अभी मान लो आप इस बैटरी से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मान लो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा
ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्टर के अंदर इंटर किया तो कंडक्टर के अंदर जो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया। अब यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है। यहां भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब देखो दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा कुछ इधर खिसकने की कोशिश करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर आएगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा। अब माइनस माइनस रिपल करेंगे तो ये इधर भगेगा यहाँ पे, अब ये इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, और ये फाइनल इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएगा, ये प्लस है तो उसको क्या करेगा, तो अट्रैक्ट कर लेगा। समझ लो ना, ये चीज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे यानी जो चार्ज थे वो क्या करने लगे, यहाँ पे फ्लो करने लगे। और जब चार्ज फ्लो करने लगेगा तो इस कंडक्टर के अंदर क्या बनने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। बट बच्चों क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कौन सा चार्ज फ्लो करता है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा चार्ज फ्लो करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि कौन सा चार्ज फ्लो करता है तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ज दो प्रकार के होते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, आपको पता है नॉर्मली भाई। प्लस किस पे, प्लस का मतलब प्रोटॉन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दुनिया की सबसे स्ट्रांग फोर्स लगती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए प्रोटॉन तो कभी भी फ्लो नहीं कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो पहला सवाल से कोई पूछे कि कौन सा चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका जवाब है जब कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, कौन वाला चार्ज भैया, जब इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज फ्लो करता है तब बनता है इलेक्ट्रिसिटी। बट आपका क्वेश्चन फिर से है सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो किया, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो कर सकता था। तो जवाब इसका आपने सुना, क्योंकि प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दुनिया की सबसे स्ट्रांग फोर्स लगती है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इस वजह से प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है, जिसका जवाब है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली फ्री, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, इस वजह से वो फ्लो करता है। अब क्वेश्चन कोई आपसे फिर पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो आप 30 नंबर पे एल्युमिनियम आता है, राइट, तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या 13 के 13 इलेक्ट्रॉन है, जो 13 इलेक्ट्रॉन है, क्या 13 के 13 इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होंगे? नहीं 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 नहीं। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए 2,8,3, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आता है ना वो वाला इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। यानी इसका जवाब होगा, कोई आपसे पूछ दे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली, आपने कोई पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे कि जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं देन बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट कौन सा चार्ज, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है देन बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली क्या होता है, फ्री होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, तो बच्चों इसका जवाब है जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो यहां तक की कहानी तो हमारी सिर्फ किस पे है, इलेक्ट्रिसिटी पे यहां पे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, ये तो लोग समझिए जब चार्ज फ्लो करता है तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन चार्ज है क्या, चार्ज किसको कहते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे अब चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं यहाँ पे। तो बच्चों चार्ज क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो इसका डिफिनेशन बच्चों यहाँ पे है, इट इज अ फंडामेंटल, इट इज अ फंडामेंटल, FUNDAMENT, it is a fundamental property, it is a fundamental property of
any matter, any matter, any particles, any particles, any substance, any substances, as well as mass by which it attract, by which it attract or repel other materials। ये हमारा चार्ज का डिफिनेशन है। यानी कि हम किसको कहेंगे यहाँ पे, यानी चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, किसी भी पार्टिकल्स का या किसी भी सब्सटेंस का, एज वेल एज मास। यानी जिस तरह से बच्चों मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। मैं आपसे पूछ दूं, कोई ऐसा मैटर नहीं होगा जिसके पास मास नहीं है, राइट? कोई भी ऐसा मैटर, पार्टिकल्स या सब्सटेंस नहीं है जिसके पास मास नहीं हो। अगर जिसके पास मास नहीं है तो कंफर्म वो मैटर भी नहीं है, ठीक है? यानी दुनिया की कोई भी चीज उठा लीजिए आप, अगर वो उसके पास मास है तो वो मैटर है, और अगर मैटर है तो कंफर्म उसके पास मास होगा। यहां तक कि दुनिया की जो सबसे छोटी चीज है, सबसे जो छोटी है, मैं आपको बताऊं, वहां पे क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स भी होते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट टाइम आप ये समझो, अभी जो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को आप नहीं देख सकते हो, और इलेक्ट्रॉन जो है एक फंडामेंटल जो है चार्ज है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। यहां तक कि आप जिसको नहीं देख सकते हैं उसके पास भी क्या है, मास है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया की कोई भी छोटी से छोटी चीज उठा लीजिए या दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज उठा लीजिए, उसके पास क्या है, मास है, क्योंकि भैया वो मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर के पास क्या है, मास है। और आपको पता है बच्चों यहाँ पे कि आपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर पढ़ा था यहाँ पे कि दुनिया में हर एक चीज क्या है, जितने भी मैटर्स हैं वो एक टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिसका नाम एटम है। अब बच्चों एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, चार्ज ही तो है। यानी कंफर्म जिसके पास मास होगा वो मैटर होगा, और अगर मैटर है तो एटम से मिलके बना होगा, और एटम से मिलके बना है तो कंफर्म उसके अंदर चार्ज होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपका क्या है, एक मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बट यहाँ चार्ज की बोला है यहाँ पे बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपल अदर मटेरियल्स। यानी चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जिसकी वजह से या तो अदर मटेरियल्स को ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, या तो रिपल कर सकता है दूसरे मटेरियल्स को, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करूं बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर मैं बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करूं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करूं तो बच्चों चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q। चार्ज को बच्चों हम या तो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे या तो स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों चार्ज की जो SI यूनिट है, यानी कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम्ब, COULOMB। चार्ज की जो SI यूनिट है वो क्या है, कोलम्ब। यानी आपको कहीं भी ऐसे 10 कोलम्ब को C से भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में, C से। अगर कहीं ये 10C है, 10C मतलब 10 कोलम्ब। अब कोलम्ब किसकी है, चार्ज की। यानी क्वेश्चन में Q की वैल्यू कितना दे दिया गया है, 10 कोलम्ब, ऐसे आप समझ जाइएगा। अगर कहीं 50 कोलम्ब लिखा गया है मतलब क्वेश्चन में Q की वैल्यू दिया गया है, अंडरस्टैंड, ठीक है? तो आप ये चीज समझ जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हुई, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और तीसरा बच्चों यहाँ पे है कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, THERE, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज बच्चों दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, तो आपको पहला पता है पॉजिटिव एंड बच्चों तो दूसरा जो होता है वो है हमारा निगेटिव। क्या है, निगेटिव। और नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं बच्चों यहाँ पे, फोर्थ प्रॉपर्टीज की यहाँ पे, तो बच्चों लाइक चार्ज आर रिपल, आपने भी देखा ना यहाँ पे माइनस माइनस क्या है, मतलब लाइक चार्जेस है। तो बच्चों यानी लाइक चार्जेस आर रिपल, REPEL, रिपल ईच अदर। यानी जो लाइक चार्ज होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को रिपल यानी कि एक दूसरे दूर भागते हैं, ठीक। और वही मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करूं तो अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी बच्चों जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, चिपक जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सख्त दुश्मन है, दूर भगेंगे। प्रोटॉन सख्त दुश्मन है, एक दूसरे को दूर भगेंगे। बट प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो फिर ठीक है वो अट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ से मजे की कहानी फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रेस करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग लगाइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम बच्चों है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है, कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कंजर्व का मतलब आपने एक वर्ड क्या था क्लास 9 की केमिस्ट्री, आपने वहां एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि आप मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो मास को क्रिएट कर सकते थे ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार से बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी कहती है इट मींस चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body। यानी बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी हमसे कहती है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो,
बट आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। आइए इस फॉर्म को कैसे समझते हैं, आइए समझाने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, बॉडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आपके पास क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है, ISOLATED, आइसोलेटेड सिस्टम। वो ट्रेंडिंग चला है ना, सिस्टम। तो बच्चों यहां पे मान लीजिए मेरे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा क्लोज बॉक्स, मतलब ठीक है, अंदर आ जाने की कोई प्रोसेस नहीं है, क्लोज, पूरी तरीके से क्लोज है। ठीक है, तो बच्चों मान लीजिए इस क्लोज यानी इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मान लीजिए बच्चों 3 चार्ज हैं, A1 2 एंड दिस इज 3 चार्ज है। मान लीजिए बच्चों एक जो यहां पे दिया गया है वो -3 कॉलम है, यहां -4 कॉलम है, यहां प्लस का 5 कॉलम है। ठीक है, यानी इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैंने 3 चार्ज को रखा, एक की वैल्यू -3 कॉलम, -4 कॉलम, +5 कॉलम। और इस बॉक्स को, इस आइसोलेटेड सिस्टम को मैंने खूब जोर से वाइब्रेट कर दिया। अब वाइब्रेट करूंगा तो क्या होगा पता है, यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं वो आपस में रब करेंगे, रगड़ाएंगे एक दूसरे से। और बच्चों जब रगड़ाई जाती है, जब कोई चीज रब करती है ना, तो उसको एनर्जी मिलेगा, और जब एनर्जी मिलेगा तो जो चार्ज है इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। देखना कैसे आपको दिखाता हूं। मान लीजिए अब मैंने फिर से वही आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे कि अब मेरे पास पहले कितने थे, 3 चार्ज थे, उसको मैंने जोर से वाइब्रेट कर दिया। बाद में भी कितने रहेंगे मेरे पास, 3 चार्ज ही रहेंगे, 1 2 3, 3 चार्ज ही रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक पे आया +4 कॉलम, एक पे आया +3 कॉलम, और ये मान लीजिए बोल दिया क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। बताइए मुझे थर्ड चार्ज की वैल्यू बताइए क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी लगाइए। यानी क्या कहता है, चार्ज पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो आपने क्रिएट किया ना तो आपने डिस्ट्रॉय किया। यानी अगर पहले 3 चार्ज हैं, यानी अगर मैं यहां बोलूं यहां पे कि Q1 पहले चार्ज कितना था, 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3, किसी को भी आप मान लीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये इक्वल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। डैश क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यहां माइनस में था, यहां क्या हो गया, प्लस में हो गया। समझ लो ना, चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू कितना है, -3 कॉलम आप रख दीजिए, -3 कॉलम प्लस ब्रैकेट में Q2 की वैल्यू कितना है, -4 कॉलम, ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट। ठीक है, और Q4 की वैल्यू कितना दिया गया, Q3 की वैल्यू कितना दिया गया है, Q3 की वैल्यू दिया गया है प्लस का 5 कॉलम, ये इक्वल रहेगा Q1 की वैल्यू कितना दिया गया है, +4 कॉलम, यानी 4 कॉलम प्लस Q2 की वैल्यू कितना दिया गया है, +3 कॉलम, और प्लस Q3 डैश की वैल्यू जो है Q3 डैश रहने दीजिए, उसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -3 कॉलम -4 कॉलम प्लस 5 कॉलम इज इक्वल टू 4 + 3 7 कॉलम प्लस Q3 डैश। ठीक है, Q3 डैश। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस का 7 कॉलम प्लस का 5 कॉलम इज इक्वल टू 7 कॉलम प्लस Q3 डैश। अब बताइए प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 2 कॉलम बचेगा, यस नो, प्लस माइनस माइनस -2 कॉलम, वो इधर आएगा, कितना जाएगा, माइनस का 7 कॉलम, और ये इक्वल हो जाएगा Q3 डैश, यस नो। अब माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो Q3 डैश की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 9 कॉलम आ रहा है, यस नो। अब जरा यहाँ पुट करिए ना, माइनस का 9 कॉलम, माइनस का 9 कॉलम। अब चेक करिए कि इस पूरे बॉडी को नेट चार्ज कितना था पहले और बाद में, अगर दोनों इक्वल हुआ तो क्वेश्चन सही है।
चेक करिए यहाँ पे कितना होगा, माइनस माइनस कितना रहेगा प्लस, माइनस का 7 में से प्लस का 5 जाएगा यानी माइनस का 2 कॉलम। यानी इस पूरे बॉडी पे जो नेट चार्ज पहले था वो माइनस का 2 कॉलम था, तो बाद में भी कितना नाम चाहिए, माइनस का 2 कॉलम, क्योंकि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर इस बॉडी पे नेट चार्ज माइनस 2 कॉलम है तो बाद में भी माइनस 2 होना चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे माइनस का 9 कॉलम है, 4 कॉलम 3 कॉलम, 4 3 7 और ये माइनस का 9 है, समझ रहे हो, यानी माइनस का 2 कॉलम आ गया। क्या आपने चार्ज को क्रिएट किया, नहीं। क्या आपने चार्ज को डिस्ट्रॉय किया, नहीं। बट देखिए ना, आपने एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और लेके दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं वैल्यू बस चेंज कर देता हूं, ठीक है, आप सॉल्व करके बताइएगा मुझे, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू चेंज करता हूं, यहां की भी वैल्यू चेंज करता हूं, लेट्स ट्राई इट, ठीक है बच्चों। एक की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए एक की जो वैल्यू मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक है -5 कॉलम दिया गया है, एक माइनस का 4 कॉलम दिया गया है, -5 कॉलम प्लस का 4 कॉलम है और एक माइनस का 3 कॉलम दिया गया है। ये दो वैल्यू है, -5 कॉलम, -3 कॉलम, प्लस का 4 कॉलम, और एक बच्चों दिया गया है माइनस का 10 कॉलम और एक है प्लस का 2 कॉलम, और ये थर्ड चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, आपको थर्ड चार्ज की वैल्यू निकाल के दिखाना है। मैं आपको ऑप्शन साइड में यहां ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है +4 कॉलम, ऑप्शन बी -4 कॉलम, ऑप्शन सी है प्लस का 3 कॉलम, ऑप्शन डी माइनस का 2 कॉलम, ठीक है। लेट्स ट्राई, आप सॉल्व करिए। फिर से वैल्यू बोलता हूं, -5 कॉलम, -3 कॉलम, +4 कॉलम, +2 कॉलम, -10 कॉलम, क्वेश्चन मार्क। ट्राई इट, हो गया ट्राई, लेट्स डू इट, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। चलिए हम लोग वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को हटाते हैं यहाँ पे एंड पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, ट्राई करिए, मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, Q1 की वैल्यू कितना दिया गया है, -5 कॉलम, -3 कॉलम। मैं डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व करता हूँ, -5 कॉलम, -3 कॉलम, अब प्लस कितना बच्चों दिया गया है 4 कॉलम, तो प्लस कर देता हूँ यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितना दिया है +2 कॉलम, यानी कि +2 कॉलम, मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 कॉलम है, 2 कॉलम और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10 कॉलम, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे Q3 डैश, कितना हो जाएगा Q3 डैश। अब चलिए -8 प्लस 4 यानी -4 कॉलम इक्वल टू प्लस माइनस का 8 कॉलम प्लस Q3 डैश, वो माइनस का 8 जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4 कॉलम प्लस 8 कॉलम इक्वल टू Q3 डैश, तो प्लस माइनस यानी Q3 डैश की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे प्लस का 4 कॉलम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका Q3 डैश की जो वैल्यू आई है प्लस का 4 कॉलम आ रहा है, देन आपका सही है। बट सही कैसे, चेक कर लीजिए पहले इस पे नेट चार्ज कितना है, चेक करिए नेट चार्ज कितना आ रहा है, तो प्लस -8 में से +4 जाएगा तो माइनस का 4 कॉलम, यानी अब इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, माइनस का 4 कॉलम है, तो बाद में भी माइनस का 4 कॉलम ही होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी है। चेक नाउ यहाँ पे प्लस का 4 कॉलम पुट करिए यहाँ पे, तो देखिए चेक कीजिए 4 + 2 6, ठीक है, और -10 है और +6 है, तो -10 और +6 को सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस का 4 कॉलम निकल करके आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर जो नेक्स्ट थ्योरी बच्चों हमारी जो आती है वो बच्चों आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है, ठीक है। एंड आज की लेक्चर में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक ही पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पे, जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा यहाँ पे। चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी को ऑन द स्पॉट जल्दी से खत्म करते हैं एंड फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि समय भी लगभग हो चुका है, 1:20 हो रहा है, 1:30, 1:30, ठीक है। रात में PM है, AM नहीं है, ठीक है, AM है, PM नहीं है,
चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTISATIO, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी हमसे क्या कहती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बच्चों होता है मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड, QUANTISED, मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है सर जी? इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जिस तरह से मीन्स एनीथिंग्स that is available, AVAILA, means anything that is available in fixed amount। जिस तरह से कोई भी चीज एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होती है, ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी पेन लिखते लिखते खत्म हो गई, आपकी जो पेन है वो लिखते लिखते खत्म हो गई, आप किसी शॉप पे जाओगे, दुकान पे जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? आप यही ना बोलोगे अंकल जी मुझे 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन डॉट 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 डॉट। आप अपने आवश्यकता अनुसार पेन मांग करके लाएंगे उस दुकानदार से, लेकिन उस शॉप पे जा करके आप ये बोलिए अंकल जी मुझे 1.25 पेन दे दीजिए, तो क्या पॉसिबल है कि आपको जो दुकानदार है वो दे पाए? नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो पेन है उसके पास इस फॉर्म में, इस क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना? यानी चार्ज एक फिक्स नंबर में, यानी जो पेन है उसके पास एक फिक्स नंबर में ही अवेलेबल है, या तो 1 पेन लीजिए या तो सीधे 2 पेन लीजिए। ठीक है? अगर आप जाके बोलेंगे कि अंकल जी मुझे 1/3 पेन दे दीजिए, क्या पॉसिबल है दुकानदार आपको दे पाए? नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस नंबर में, इस फॉर्म में उसके पास पेन आती ही नहीं है। आती तो दे देता, या तो 1 लीजिए या तो सीधे फिर आप 2 लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से आप किसी बॉडी को भी आप किसी भी बॉडी को या तो +1 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो उसके बाद सीधे +2 कूलम, या तो उसके बाद सीधे +3 कूलम, so on प्लस का n कूलम। n का मतलब एनी नंबर। ठीक है? बट कंडीशन है कि वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। इंटीग्रल क्यों वर्ड कर रहा हूं? क्योंकि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो या तो आप -1 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर करिए, या तो -2 कूलम, या तो -3 कूलम। ठीक है? S1 डॉट डॉट डॉट, या तो -n कूलम चार्ज किसी बॉडी को आप ट्रांसफर करिए। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में अवेलेबल नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे क्या +3/2 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो योर आंसर विल बी नो, क्योंकि इस फॉर्म में चार्ज अवेलेबल ही नहीं होता है। अगर कोई आपसे बोले क्या -2.13 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, योर आंसर विल बी नो, क्योंकि इस फॉर्म में चार्ज अवेलेबल ही नहीं होता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी कहती है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो एक्चुअल डिफिनेशन होगा मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, मींस चार्ज can only be transferred, TRANSFERR, means charge can only be transferred in integral, integral मल्टीपल फॉर्म। यानी चार्ज को एक हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में ही ट्रांसफर किया जाता है। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, मतलब या तो आप मतलब जैसे जो चार्ज का जो जैसे मैं आपको बताया बोल रहा वहां पे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अभी मैं लिखूंगा, ठीक है, लिख भी देता हूं पे,
एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम होता है। आप उसको 1 2 जो नेचुरल नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 उसको मल्टीप्लाई करते चल जाइए, तो उस फॉर्म में आप किसी बॉडी को उस चार्ज को किसी बॉडी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, क्योंकि इंटीजर का मतलब यहाँ पे इंटीग्रल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटेशन ऑफ यानी ओवरऑल सीधा सीधा ये समझ लो, चार्ज को हमेशा एक फिक्स नंबर में ही ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज को कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या +20 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, योर आंसर विल बी यस। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्लस का 100 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। क्या मैं आपसे बोलूं क्या -10 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस, क्योंकि कंप्लीट नंबर है। यानी साफ साफ है कि चार्ज को कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फॉर्म में चार्ज अवेलेबल ही नहीं होते, ठीक है ना। अब इतना बड़ा एग्जामिनर तो बेवकूफ है नहीं यहाँ पे कि आपको छोटा छोटा क्वेश्चन दे देगा। वो आपसे बोलेगा चलो बताओ मुझे कि मेरे पास 8 इंटू 10 के पावर -18 कूलम चार्ज है, अब बताओ इस चार्ज को हम दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि इसकी वैल्यू कंप्लीट नंबर में है कि डेसिमल में है कि फ्रैक्शन में है। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगा कि इस चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बच्चों है यहाँ पे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर E का मतलब बच्चों होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। एक नंबर कंफर्म पूछेगा यहाँ से कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। और वेयर n का मतलब बच्चों है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वेयर q का मतलब अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, q किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज से। तो q का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर पता कर लेंगे कि उस चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन आप शुरुआत करते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो बच्चों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कि कैन अ चार्ज 8 इंटू 10 के पावर -18 कूलम इज गिवन टू अ बॉडी। क्या इतने कूलम चार्ज आप किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बच्चों जब भी चार्ज का नाम ले लेगा इसका मतलब क्वेश्चन में Q की वैल्यू दिया गया है। Q की वैल्यू कितना दिया गया है? 8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम, ठीक है, क्योंकि कूलम किसकी असाइंड है? चार्ज की। अब आप ये पता कर लीजिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू n इंटू ई फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ई का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये कभी क्वेश्चन में देगा नहीं। Q आपको दिया है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप ये पता करिए कि इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 है कि 20 है कि 10.5 है कि 10/3 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन से, n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क करिए, यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और e की वैल्यू कितना होता है? -1 पॉइंट, तो यहाँ माइनस नहीं, न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त हम बोलेंगे मत लगाना, ठीक है। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कॉलम होता है। न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त आप आगे वाला माइनस मत लगाना, बट कोई पर्टिकुलरली पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कॉलम, आप ये बता दीजिएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू n इंटू ई। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में? n निकालना है, तो n पकड़ेंगे तो मल्टीप्लाई रहेगा, क्या देगा? डिवाइड, यानी n इज इक्वल टू क्या देगा? Q बाई ई। तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना दिया है? 8 इंटू 10 के पावर -18 कॉलम, डिवाइड बाई ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कॉलम। ये डिवाइड है, ऊपर जाएगा ये माइनस, ये पावर जो है माइनस में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस।
तो n इज इक्वल टू 8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 प्लस का 19 और अपॉन में बचेगा 1.6। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 8 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 के पावर 1 और अपॉन में 1.6। 10 के पावर 1 का मतलब बच्चों होता है 10, यानी n इज इक्वल टू हो गया 80 और अपॉन में 1.6। डेसिमल के बाद एक नंबर है, अगर मैं एक जीरो लगा दूं यहाँ पे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 80 इंटू 10 कर दूं तो क्या जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे 16 रहेगा, 16 1 जा 16, 16 5 जा कितना जाएगा 80। तो n की वैल्यू ओवरऑल कितना आ गया 50 आ गया, यानी n की वैल्यू बताइए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नंबर में है कि नहीं यहाँ पे, और अगर वो कंप्लीट नंबर में है तो आप बोल सकते हैं यस दिस चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी। ठीक है, तो आप सेम एक बार इस क्वेश्चन को एकदम सेम तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ 10 के पावर माइनस 19 एंड इसको आप सॉल्व करके बताइए क्या n की वैल्यू आपकी 5 आ रही है, और अगर n की वैल्यू 5 आ रही है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, और अगर 5 है तो कंफर्म है कि इस चार्ज को आप ट्रांसफर या दूसरे बॉडी में दे सकते हो आप। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे है एस्टिमेट ESTIMAT estimate the number of electron in one coulomb of charge यानी कि आप बताओ एक कॉलम चार्ज में आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन मतलब एस्टिमेट का मतलब बच्चों कैलकुलेशन करना, निकालना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। वन कूलम्ब ऑफ चार्ज यानी क्वेश्चन में बच्चों साफ साफ हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, Q की वैल्यू दिया गया है 1 कूलम्ब, साफ साफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड E की वैल्यू कभी देता नहीं है तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू n इंटू E, तो क्वेश्चन में हमें n निकालना है, इक्वल टू n इज इक्वल टू Q बाई E बनेगा यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 1 कूलम्ब दिया गया है 1, और अपॉन में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 इंटू 10 के पावर ऊपर जाएगा, चाहिए 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 19 और अपॉन में हो जाएगा 1.6। आगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 मैं 0 लगा लूंगा इंटू 10 के पावर ये 19 और अपॉन में 1.6। अब देखो डेसिमल के बाद क्या था 1.6, एक नंबर था डेसिमल के बाद एक 0 मैंने लगा लिया, डेसिमल ये हट गया। अब इसको काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 5 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू वो 0.625 इंटू 10 के पावर 19। और बच्चों एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, क्या याद रखना है यहाँ पे कि जब पावर किस में हो, पॉजिटिव में हो, पावर किस में हो, पॉजिटिव में हो, और डेसिमल को अगर आप राइट साइड उधर अगर आप डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे, जितना आप डिस्प्लेस करेंगे उतना पावर आपका कम हो जाएगा यहाँ पे, यानी n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, बट आपको रूल है ना कि डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद लगना चाहिए जब आप एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर आइए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खूब अच्छा सा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन यही लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मिटा के करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये है कैलकुलेट CALCULAT कैलकुलेट दी चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज निकालिए। बच्चों साफ साफ यहाँ देखिए क्वेश्चन कैलकुलेट करना है चार्ज को। अब चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करना है तो Q की वैल्यू कैलकुलेट यानी क्वेश्चन मार्क है,
अब देखिए n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 है, यानी n की वैल्यू दिया गया है 3 और e की वैल्यू कभी क्वेश्चन में देता नहीं है, तो e की वैल्यू 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बच्चों फॉर्मूला होता है q is equal to n into e, तो क्वेश्चन में हमें q को निकालना है, ये सॉल्व सीधे सीधे, तो q n की वैल्यू कितना है 3 into e की वैल्यू 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कॉलम। बच्चों ये 1.6 है, पूरा 16 मान लीजिए आप, तो 16 3 जा 48 होता है, तो 4.8 यानी q is equal to 4.8 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका आंसर निकल करके चला आएगा। एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपको दिया गया है, कैलकुलेट कैलकुलेट दी चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन। आपको 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बच्चों, साफ साफ आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, कमेंट करिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप। क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज, यानी बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ q की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, n की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 दिया गया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज, आप चाहे तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, लगा दीजिएगा। एंड e की वैल्यू कितना दिया गया है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कॉलम दिया गया है, ठीक है। तो दिया नहीं है, मैं बताना चाहता हूं, फॉर्मूला होता है q is equal to n into e होता है, तो q is equal to n की वैल्यू कितना दिया गया है 5 और e की वैल्यू 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन होगा तो एकदम साफ साफ याद रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो माइनस चार्ज लगा दीजिए, प्रोटॉन की बात करेगा यहाँ पे तो प्लस चार्ज लगा दीजिएगा, तो प्रेजेंट टाइम यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला था, ठीक है। अब इसको 16 5 जा 80, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8.0 into 10 के पावर माइनस 19 कॉलम, यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पूछ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, इस तरह से आप ये प्लस माइनस को साइड में रख दीजिएगा, प्लस माइनस आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब आइए हम लोग एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ पे, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पे ये है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, जो काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, a polythene piece is rubbed. A polythene piece is rubbed with wool. Rubbed with wool is found to have a negative charge. Negative charge of 3 into 10 के पावर माइनस 7 कॉलम, फुल स्टॉप। estimate the number of electron transferred from wool to polythene। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला है बच्चों, क्वेश्चन में आप ये देखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में चार्ज यानी q की वैल्यू देखिए, क्वेश्चन बच्चों गिवन है q की वैल्यू कितना है 3 into 10 के पावर माइनस 7 कॉलम है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बच्चों जो कोई क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया है। AIEEE का मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये उस समय होता था जिसको आप IIT आज के समय में बोलते हो, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन होता था यहाँ पे AIEEE के नाम से, यहाँ पे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 12 में, पहले चैप्टर के अंदर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। अब n की वैल्यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, एंड e की वैल्यू कभी देता नहीं है, तो 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। बच्चों सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू n into e। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, n निकालना है, तो n इज इक्वल टू q by e, तो n इज इक्वल टू q की वैल्यू 3 into 10 की पावर माइनस 7 कॉलम डिवाइड बाय 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कॉलम। आगे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 into 10 के पावर माइनस 7 प्लस 19 डिवाइड बाय 1.6, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3 into
3 इंटू 10 की पावर प्लस का 12 प्लस माइनस माइनस 12 बचेगा और अपॉन में 1.6, तो n इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइड बाई 16, 2 8 जा 16, 2 से ये 50, राइट। एंड 15 में 8 से डिवाइड करेंगे आप तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 15 इंटू 10 की पावर 12 और डिवाइड बाई 8, यस सर यही बचेगा ना। अब जरा सा यहाँ पे आप 15 में ऑप्शन में आपको देता हूँ, ऑप्शन ए दिया गया था, ऑप्शन बी दिया गया था, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है 1.8 इंटू 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स, 1.8 इंटू 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1.8 इंटू 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 14 इलेक्ट्रॉन और एक 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इलेक्ट्रॉन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 15 में 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 15 में 8 से डिवाइड करिए, 8 1 सा 8, 7 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 8 8 सा 64, ये जो भी होगा यही से हमारा काम चल जा रहा है। 1.8 मैच कर गया तो 1.8 सब में दिया गया है। अब पावर में 10 के पावर प्लस का 12 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी इज करेक्ट। तो ये एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो है दिया गया था AIEEE से, आपने बहुत अच्छे अंदाज में सॉल्व कर लिया, सो कांग्रेचुलेशन इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी काफी ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए गेस करते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा तो आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छे हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से, एकदम मस्त झकास। मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, ठीक है। तो जो अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारा ये कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, व्हेन अ पॉलीथीन पीस, व्हेन अ पॉलीथीन पीस, व्हेन अ पॉलीथीन पीस, व्हेन अ पॉलीथीन पीस इज rubbed, when a polythene piece is rubbed with wool, a charge of minus 2 into 10 के power minus 7 coulomb is developed, DEVELO, is developed on polythene, full stop. What mass is transferred, TRANSFE, what mass is transferred from wool to polythene, from wool to polythene। यानी क्वेश्चन बच्चों ये है कि जब आपके एक पॉलीथीन पीस को रब किया गया ऊल के साथ, देखिए खास बात क्या होती है कि जब आप पॉलीथीन, लेट कर लीजिए ये जो है पॉलीथीन है, ये ऊल है, ठीक है। जब हम इस पॉलीथीन को ऊल के साथ रब करेंगे तो ऊल से इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज निकल करके इस पॉलीथीन पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब हमने पॉलीथीन को पीस ऊल के साथ रब किया है तो इस ऊल से चार्ज निकल करके इस पॉलीथीन पे आ गया है। कितना आया है? -2 × 10 के पावर -7 कूलम्ब चार्ज आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है कि व्हाट मास इज ट्रांसफर्ड, मास कैसे निकालेंगे? तो क्यों ना बच्चों सबसे पहले हम ये निकाल लें, हम ये पता कर लेते हैं कि जब आपने इस पॉलीथीन को ऊल के साथ रब किया तो आप ये निकालिए कितने इलेक्ट्रॉन पहले गए हैं इसमें, यानी n की वैल्यू पहले क्वेश्चन मार्क करिए, क्योंकि जब हमें n की वैल्यू निकल जाएगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बच्चों हमें पता है कि यहां जो होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10 की पावर -31 केजी होता है। अगर मैं ये पता कर लूंगा कि इस ऊल से कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पे गए हैं, यानी इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन पहले मैं निकाल लूं तो मैं मास आराम से निकाल सकता हूं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है 11.38 × 10 के पावर -19
केजी और एक आपका बच्चों है 5.68 इंटू 10 की पावर माइनस 19 केजी और एक है आपका है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19 केजी और बच्चों एक है 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19 केजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू दिया गया है -2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम दिया गया है, ठीक है। एन की वैल्यू मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा पहले और ई की वैल्यू जो होगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम होता है यहाँ पे। याद है बच्चों जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने बताया था यहाँ पे आप क्यू ये जो माइनस लगाया हुआ इसको आप साइड में कर दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है q = n * e होता है। हम n की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस आप लास्ट में लगा दीजिएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालना है तो n = क्या हो जाएगा q/e क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब n = q की वैल्यू कितना दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कॉलम दिया गया है और अपॉन में e की वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों e की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम अब देखिए अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज माइनस में होता है, यहाँ भी माइनस में होता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे n = हमारे एक स्टेप और लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या निकलेगा यहाँ पे कि n = 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस 19 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.6। तो n = 2 इंटू 10 की पावर 12 हो जाएगा और अपॉन में कितना बचेगा 1.6। तो n = 20 इंटू 10 की पावर 12 और अपॉन में 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब मैं यहाँ कहीं 5 में डिवाइड कर लेता हूँ, 5 में 4 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 पाएगा, पॉइंट लगाएंगे 2 लगाएंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर ये 2 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं और 4 5 जा 20। यानी बच्चों यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो 1.25 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं हमारे। यानी कि जब आपने इस पॉलिथीन को ऊल के साथ रब किया तो इस ऊल से इतने सारे इलेक्ट्रॉन यानी इतने चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स ऊल से निकल करके पॉलिथीन में गए हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा कितने मास ट्रांसफर हुआ है। तो बच्चों हमें अगर मैं इतने इलेक्ट्रॉन पता कर लिया कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कितने मास ट्रांसफर हुए हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, ठीक है। मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.25 इंटू 10 की पावर 12 ये हो जाएगा, ठीक है। और इनटू कर देंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी से नंबर एक तरफ करते हैं 1.25 इंटू 9.1 और इंटू 10 की पावर माइनस 31 और प्लस में क्या हो जाएगा 12 क्योंकि जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो आप 31 में से 12 को माइनस करिए तो 11 में से जाएगा 9 बचेगा और यहाँ 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा यानी माइनस में 31। और बच्चों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आपकी जो वैल्यू आएगी वो 11.38 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा इंटू 10 की पावर आपका आएगा माइनस में 19 केजी। आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन, क्योंकि मास निकाले तो मास की असाइनमेंट केजी होती है तो केजी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मे बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आज के लिए लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितनी भी टॉपिक होगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।